नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप देख रहे थे इस वक्त अखिलेश यादव को लोकसभा में, जी हां, लोकसभा में पहली बार जब अब फिर से चुन के आए हैं अखिलेश यादव, तो वो अपनी बात रख रहे थे और आज पहला भाषण अखिलेश यादव का था। और अखिलेश यादव ने भी कल की तरह, जैसे कल राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया था, वो अग्रेशन तो नहीं था राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव में, लेकिन जो बातें यहाँ कह रहे थे उसमें बहुत ऐसी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें जो होनी चाहिए उन तमाम मसलों को यहाँ पर रखा है। और न्यूज रूम से इस स्पेशल कवरेज के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूँ। क्या कुछ था अखिलेश यादव के भाषण में, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे? राजीव जी, अखिलेश यादव ने कहा जाए बहुत भिगो के मारा इस बरसात में, वो बड़े शालीन शब्दों में जो था वो मारा, एक तरीके से ये कहा जाए बहुत हंटर चलाए अखिलेश यादव ने। सारे मसले उन्होंने उठाए जो इंडिया गठबंधन के चुनाव के दौरान मुद्दे थे, जिन पे इंडिया गठबंधन चुनाव में गया था, उन सारे मुद्दों पे बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं और किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया स्मार्ट सिटी के नाम पर या आरक्षण के नाम पर या और चीज़ों के नाम पर, उस सारे मसलों को लेकर के अखिलेश यादव ने ज़बरदस्त तरीके से धोया। अयोध्या को लेकर के बड़ा हमला किया अखिलेश यादव ने और कहा कि होइए वही जो राम रचि रखा। और देखिए कि ईश्वर ने जो मतलब क्या दंड दिया है, एक तरीके से ये कहा कि अयोध्या में आपकी हार हो गई और आप अगर यहाँ सरकार में बैठे भी हैं तो आप लंगड़ाती हुई सरकार लेकर के बैठे, एक तरीके से ये जो है ईश्वर ने आपको दंड दिया है। तो यानी कल जो राजीव जी जो राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी एक तरीके से बहुत करीने से हवा जो है वो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की निकाल दी। और आज देखिए कि अखिलेश यादव के भाषण के दौरान पूरी भारतीय जनता पार्टी शांति के साथ ये सुनती रही कि होइए वही जो राम रचि राखा। हो ही वही जो राम रचि राखा। और ये बात अखिलेश यादव बता रहे थे अयोध्या के मसले पर, और अयोध्या में जो हार मिली है बीजेपी को, अयोध्या और हिंदुत्व और राम मंदिर, ये बीजेपी का एक एजेंडा रहा। और आज से नहीं बल्कि 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद से इस एजेंडे को और आगे बढ़ाया गया, एजेंडा आगे बढ़ा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का काल है, एरा है, और नरेंद्र मोदी बार बार हिंदुत्व के ऊपर आकर टिक जाते हैं। और यहाँ वही बात, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं जब वो कहते हैं कि हो ही वही जो राम रचि राखा। और राम रचि राखा में ऐसा हुआ कि अयोध्या में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत होती है और बीजेपी की हार होती है। और यहीं से शुरुआत होती है बीजेपी के अगली कड़ी की, यानी कि 240 पे सिमट जाने की। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 200 पार पे ही सिमट जाती है। और ये बात कल कह रहे थे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी। उधर कल राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उस भाषण की खूब चर्चा हो रही है, चारों तरफ चर्चा, लेकिन उसमें एक शब्द हिंदू और आप हिंदू नहीं है, आप से मतलब उनका था। और साफ साफ खुलकर राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस, आप अगर हिंदू होते तो आप अहिंसा की बात करते, आप प्रेम और सद्भाव की बात करते, क्योंकि गुरु नानक देव से लेकर महावीर तक, बुद्ध तक, भगवान शिव तक, जीसस क्राइस्ट तक, प्रोफेट मोहम्मद तक, यानी मोहम्मद पैगंबर तक, तमाम इन धर्म गुरुओं ने, भगवानों ने और जो पाठ पढ़ाया है उसमें अहिंसा का पाठ है, उसमें कहीं भी हिंसा का पाठ नहीं है। लेकिन आप हमेशा हिंसा 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 और सिर्फ हिंसा की तरफ देखते हैं। लेकिन इस बात को दूसरे ढंग से वहां पर कल से आज तक प्रचारित किया जा रहा है। राहुल गांधी की बात भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव की थोड़ी सी बात और करते हैं। अखिलेश यादव जो भाषण दे रहे थे उस भाषण में उन्होंने ईवीएम का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने कहा कि 80 की 80 सीटें अगर हम जीत जाएं तब भी ईवीएम ठीक नहीं है, यही हम कहेंगे। ये मामला उन्होंने उठाया है और राहुल गांधी वहां पर तालियां बजाते हुए नजर आए, टेबल ठोकते हुए नजर आए और शाबाशी देते हुए नजर आए कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट दिखाई दे रहा है। और इसी दम पे कल राहुल गांधी कह रहे थे कि आप लिख कर रख लो, गुजरात हम यानी इंडिया गठबंधन हराने जा रहा है। ईवीएम का मामला कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी। और ईवीएम के मसले को लेकर के उन्होंने अखिलेश यादव ने जो कहा वो बहुत मायने की बात है। यानी उन जो प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक में कहा था कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया, तो अखिलेश यादव ने भरी सदन में ये कहा कि ईवीएम जिंदा है और इस पे हमको कतई भरोसा नहीं है। साफ शब्दों में कहा इस पे कतई भरोसा नहीं है और हम ईवीएम से चुन कर के आने के बाद ईवीएम हटाएंगे, ये भी कहा।
कि हम ईवीएम से जब चुन करके आ जाएंगे तो हम ही ईवीएम हटाएंगे और ईवीएम पे हमको न कल भरोसा था, ना आज भरोसा है और न कल भरोसा होगा। उन्होंने कहा कि हम आज 37 सीटें जीत करके आए हैं, मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊँ तब भी मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और आप जो वहाँ बैठे हुए हैं वो इसका मतलब ईवीएम की वजह से वहाँ बैठे हुए हैं। ये एक तरीके से अखिलेश यादव ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से राजीव जी प्रहार किया ईवीएम को लेकर के। तो ईवीएम का मसला जिंदा है, ईवीएम का मसला मरा नहीं है जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। ईवीएम का मसला जिंदा है और इंडिया गठबंधन ने यह साफ तौर पे कहा है कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम ईवीएम हटाएंगे, जैसे कि और देशों में ईवीएम हट चुकी है। तो एक बड़ा मसला राजीव जी जिसको लेकर के लगातार चर्चा होती रहती है, चुनाव के दौरान भी लगातार इस बात की चर्चा होती रही कि आप लोग जो है विश्लेषण तो सब कर रहे हैं, हमसे हमारे दर्शक भी सब कहते थे कि आप विश्लेषण तो तमाम कर रहे हैं लेकिन ईवीएम जो है वो जिंदा है और ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग है, तो आप लोग कैसे कहते हैं कि साहब बीजेपी हार जाएगी, जब तक ईवीएम तब तक बीजेपी नहीं हारेगी। इस तरह की बातें तमाम दर्शक जो थे हमारे इसमें करते भी थे। और हम लोगों ने देखा राजीव जी, हम लोग एग्जिट पोल दे रहे थे उस समय भी तमाम कमेंट्स तो इसी तरीके के आ रहे थे। मतलब उस समय भी लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि इस तरह की चीज़ हो सकती है ईवीएम के रहते हुए। लेकिन वो जो राजीव जी जो जिस तरह की चीज़ें हुई ईवीएम को लेकर के और विपक्ष चूँकि काफ़ी ज़्यादा सतर्क था, उसके बाद जो है वो देखा गया कि वो और तरीके से भी इंतजाम भी किए गए। तो बहुत सारी बहस के मसले हो सकते हैं और लंबी उस पर बहस हो सकती है ईवीएम को लेकर के। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है। ये सरकार ईवीएम के दम पे बनी हुई सरकार है, जनता की बनाई हुई सरकार नहीं है। जनमर्जी की सरकार जो है वो चलेगी, मनमर्जी की सरकार नहीं चलेगी। ये भी साफ तौर पे अखिलेश यादव ने कह दिया राजीव जी। यानी कि सत्ता पक्ष को संदेश दे दिया कि सदन के अंदर हम मजबूत हैं और हम अगर जीत कर के आए हैं तो उसमें जनता का रोल है और जनता के जो संदेश है और जनता का जो मतलब जो जनादेश है उसका सम्मान करना होगा, सत्ता पक्ष को भी, और मतलब कायदे से रहना होगा। दूसरी ओर उन्होंने राजीव जी इशारों में एक शेर के जरिए एक बात कह दी कि कल राहुल गांधी का जिस तरीके से भाषण था, पूरे देश भर में चर्चा हुई, राहुल गांधी लगातार ट्रेंड होते रहे और ज़बरदस्त उनकी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वो महफिल सजाई तो किसी ने थी, वो महफिल लूट के ले गया कोई। तो ये जो था उनका इशारा साफ साफ ये था कि संसद में बुलाया इसलिए गया था कि राष्ट्रपति का भाषण होगा और प्रधानमंत्री आएंगे और आकर के अपनी वो महफिल लूटेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जो थे वो लीडर ऑफ अपोजिशन, वो महफिल लूट करके ले गए। इधर जो लोग बिलबिलाते हुए रह गए राजीव जी। अब देखना ये है कि जब शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो मुजरा पे जहाँ तक आए थे चुनाव के दौरान उसके आगे कहाँ तक जाते हैं राजीव जी, अब 4 बजे ये देखना है। नहीं, अब वो कहीं नहीं जाएंगे ये तय मानिए। लेकिन नरेंद्र मोदी अब 4 नहीं बल्कि 5 बजे भाषण देंगे। राहुल गांधी के भाषण के बाद तैयारियों का समय उनको और चाहिए, इसलिए अब वो 5 बजे भाषण देंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या के मसले पे अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे थे, आइए जरा सुन लेते हैं। उनकी जुबानी चर्चा आगे रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ न्यूज रूम से हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय और साथ में तमाम हमारे साथी जो अलग अलग डेस्क पे बैठकर इनपुट्स दे रहे हैं, और साथ में आप जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट लिख रहे हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। और सीधे चलते हैं, जब अभिभाषण दे रहे थे सदन में, लोकसभा में अखिलेश यादव, तो क्या कुछ कहा उन्होंने अयोध्या के मसले पे, जरा सुन लीजिए। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा। यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम,
उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। तो सुन रहे थे आप, यहाँ अखिलेश यादव बात अपनी रख रहे हैं अयोध्या को लेकर, और अयोध्या जिसने जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, ऐसा नारा देने वाले अब कहाँ हैं। और महफिल कोई और किसी और ने सजाई थी और कोई और लूट कर ले गया, ये सारी बातें कहते हुए यहाँ अखिलेश यादव रामायण की उस चौपाई का भी जिक्र करते हुए कि हो ही वही जो राम रचि राखा, रामचरितमानस में से ये पंक्ति और कई बार कि होगा वही जो राम ने यानी भगवान ने रच के रखा है, जिस रचना की है, सृष्टि के रचयिता वही हैं और इसीलिए वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और उन्होंने वही चाहा कि यहाँ से बीजेपी न जीते और जीत गई समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन जीता। और ये बात यहाँ पहुँचाते हुए बताते हुए अयोध्या एक दुखती रग है, नब्ज पर हाथ रखना जो कहते हैं वो है, और यहाँ से बहुत परेशान होती है बीजेपी। जी राजीव जी, मतलब वो ऐसा फोड़ा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप बहुत से दवाइए उसके दर्द जो पूरे शरीर में भारतीय जनता पार्टी की होता है। मज़े की बात राजीव जी ये है कि पूरे 30 से 35 वर्ष तक जो राजनीति जिस अयोध्या के दम पे की भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि 40 वर्ष तक जिस पे राजनीति की, और वही अयोध्या जो है वो इतना दुख देगी भारतीय जनता पार्टी को, ये पता नहीं था। और राजीव जी यहाँ निश्चित तौर पर ये बात समझ में आ रही है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राजनीति का हथियार बना लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लगातार अवमानना की, उनके उसूलों की अवहेलना की, उसका दंड मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये बात समझ में आ रही है। और अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आपको जो है वो दंड दिया है कि आपने उनको राजनीति का हथियार बनाया राजीव जी। तो अयोध्या जो है भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग हो गई है, और ऐसी रग हो गई है कि उसे आप दबाइए तो पूरे शरीर में जो भारतीय जनता पार्टी के दर्द होता है। तो अब राजीव जी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो नफरत और हिंसा की राजनीति जो राहुल गांधी कल कह रहे थे उससे शायद तौबा करना चाहिए, और राष्ट्र की जो मुख्य धारा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो जाना चाहिए, और अब देश के विकास की और सांप्रदायिक सद्भाव की ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजीव जी इस चुनाव से कोई सबक लिया है, क्योंकि कल जिस तरीके से राहुल गांधी के एक सीधे साधे वक्तव्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बतंगड़ बनाने की कोशिश की, फर्जी अफवाहें फैलाने की कोशिश की, हालांकि वो तुरंत बेनकाब हो गया और राहुल गांधी ने खुद चिल्ला के कहा कि नहीं 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 नहीं, आप पूरे हिंदू नहीं, आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जब उठ के खड़े हुए तभी ये कहा राहुल गांधी। उसको भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले वो बात भी, उस पर भी आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ कह रहे हैं अमलेंदु जी, क्योंकि रात को 1:30 बजे मैसेज आता है कि ये सारी चीजें एक्सपंज हो गई हैं। अचानक मैं देखा ये, क्योंकि चूंकि लोकसभा ग्रुप और वहां से मैसेज आया, मैं देख रहा हूं कि उसमें अभी आपको दिखाता हूं वो तमाम, उसमें भी बहुत मजेदार ढंग से जहां जहां ये कहा गया कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, ये आपको कह रहा हूं, आप हिंदू धर्म, आप हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो कहीं हिंसा नहीं सिखाता है, ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन वहां इस बात को काटा गया है, एक्सपंज किया गया इस चीज को, लेकिन उसको नहीं एक्सपंज किया गया है जहां वो कह रहे हैं कि पूरा इशारा करते हुए कि आप हिंदू नहीं हैं, ये जो कह रहे हैं इसको नहीं काटा गया। मतलब यहां बहुत चतुराई से, माफी के साथ, कि आसंदी पर बैठे हुए ओम बिरला कि नाक के नीचे अगर ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने इस पे आज अपनी बात रखी है, उसको भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मैं चाहूंगा कि ईवीएम के मसले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा जिस पर राहुल गांधी टेबल पीटते हुए नजर आए, जरा उसको सुन लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं
तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो सुन रहे थे अमलेंदु जी, ईवीएम पे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है। आज 37 सीटें, कल 80 सीट भी हम जीत जाए तब भी भरोसा नहीं करूंगा। और ये बात यहां बताते हुए कि ईवीएम जो है वो क्या है और उस पर कितना भरोसा मुझे या हमारे इस देश की जो जनता है उसको कितना भरोसा है, ये बताते हुए यहाँ अखिलेश यादव मतलब ईवीएम की इस बात को जिसकी चर्चा खूब होती रही है और ईवीएम का जिक्र आप अभी बता भी रहे थे, नरेंद्र मोदी ने वहाँ छेड़ा था, इसीलिए यहाँ पर ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव साफ साफ अपनी बात रखते हुए। बिल्कुल राजीव जी, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जब बोल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद जो है हो सकता है मन ही मन जो है कह रहे हो कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से कौन कौन कहाँ से आया है। राजीव जी, ये चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी बातें हों। तो अखिलेश यादव ने जो कहा ईवीएम को लेकर के, वो जनता की आवाज़ जो थी वो कही। और जनता भी राजीव जी ये समझ रही है कि हमने वोट तो किसी को दिया था, ये सरकार किसकी कहाँ से कैसे बन गई। तो ये बहुत सारे सवाल जो हैं उन सवालों को ही अखिलेश यादव ने सदन के अंदर उठाया और बहुत दमदारी के साथ इस बात को कहा कि ये नहीं है कि सब मैं 37 सीटें जीत के आ गया तो ईवीएम पे भरोसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 80 सीटें भी जीत जाऊँ तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम चीज़ ही गड़बड़ है। और ये इसको लेकर के पूरी दुनिया में संशय है राजीव जी। एलन मस्क ने जब उसको अमेरिका में ईवीएम को लेकर के टिप्पणी कर दी थी तो यहाँ हमारे जो राजीव चंद्रशेखर पूर्व IT मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से मैदान में कूद पड़े थे। लोगों ने देखा, फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कूद पड़े, जैसे कि यहाँ की ईवीएम को कुछ कहा जा रहा है। तो ईवीएम पे भरोसा राजीव जी ना भारत में है लोगों को, ना अमेरिका में और दुनिया में कहीं नहीं है। जहाँ से बन के आई थी जापान में, वहाँ भी ईवीएम इस्तेमाल नहीं की जाती है। और ट्रंप जो है राजीव जी वो कह रहे थे कि ईवीएम से वोटिंग कराओ, बैलेट से मत कराओ। तो यानी ईवीएम पे भरोसा ट्रंप को भी है और मोदी जी को भी, यानी दोनों दोस्तों को भरोसा ईवीएम पे है, बैलेट पे भरोसा किसी को नहीं है। तो ये बड़ा मजे की बात है राजीव जी। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है ईवीएम को लेकर के। इतनी श्रद्धा जो है आखिर भारतीय जनता पार्टी में ईवीएम को लेकर के क्यों पैदा हो गई है, ये सोचने वाली बात है। जबकि ईवीएम पे सबसे पहले सवाल इसी भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे। जीवीएल नरसिम्हा राव जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और उस समय सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे और प्रवक्ता होते थे, उनकी बाकायदा किताब है डेमोक्रेसी एट रिस्क, लालकृष्ण आडवाणी ने उसकी भूमिका लिखी राजीव जी। और जो वीवीपैट लगाने की जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिया था। तो ये जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के संदेह है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को उस पर इतनी आस्था क्यों हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी पवित्र गाय क्यों हो गई है ईवीएम, ये सवाल है। और अखिलेश यादव ने इसको लेकर के सवाल उठाए हैं। पूरे इंडिया गठबंधन ने उसका मेरे थपथपा के स्वागत किया। राहुल गांधी ने ज़बरदस्त तरीके से मेरे थपथपा के उसका स्वागत किया। यानी कि ईवीएम को लेकर के राजीव जी संदेह बरकरार हैं। और जैसा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी कहा गया था कि जब आएंगे तो ईवीएम को हटाएंगे, और अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम जब आएंगे तो ईवीएम को हम हटाएंगे, भले ही हम 80 सीटें जीत जाएं उत्तर प्रदेश में, तब भी हम ईवीएम पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा एक संदेश राजीव जी मुझे लगता है कि विपक्ष की तरफ से दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक मानसिक दबाव जो है वो ये बना दिया गया है कि आप जो यहाँ बैठे हुए हैं वो आप ईवीएम के दम पे यहाँ बैठे हुए हैं, आप जनता के द्वारा चुने हुए लोग नहीं हैं। ये एक दबाव जो है, मतलब मानसिक प्रेशर कहा जाए, मानसिक दबाव, वो अखिलेश यादव ने विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाने का काम किया राजीव। बिल्कुल, कुल मिलाकर अखिलेश यादव भी यहाँ अपने ही रंग में नजर आए और वहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम मसलों को यहाँ रखते हुए, ईवीएम तो है ही, इसके अलावा अयोध्या की बात करते हुए, महंगाई, नीट, गरीबी, इन तमाम मसलों को यहाँ रखते हुए उसका जिक्र करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। लेकिन उससे पहले जब आज सदन पहुंचे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने मीडिया से मीडिया उनके सामने आया और पूछा कि आपके भाषण के कई अंश को हटा दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे। तो राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी है। आइए जरा राहुल गांधी के उस वक्तव्य को जो मीडिया के सामने आज सुबह सुबह रख रहे थे उसको सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारी बातें जो कल की थी जो हटा दी गई हैं, हिंदू के मसले पे जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं उसे एक्सपंज किया गया है। एक्सपंज उसको भी किया गया है जहां वहां अग्निवीर को ये कहा गया राहुल गांधी ने कि आप यूज एंड थ्रो मजदूर हैं, इसको भी हटाया गया है। हिंसा शब्द, नफरत शब्द और बीजेपी और आरएसएस और नरेंद्र मोदी के लिए कही गई बातें, इन सारी बातों को एक्सपंज कर दिया गया है सदन की कार्रवाई
कार्यवाही से हटा दिया गया है और ये देर रात इस पर एक्शन लिया गया है। ये भी आप समझिए 1:30 बजे रात को ये मैसेज अगर मिलता है तो कितनी मेहनत लगी होगी राहुल गांधी की, किस वक्तव्य को रखा जाए, किसको हटाया जाए, इस पर गहन चिंतन मनन हुआ होगा और उसके बाद हटाया गया है। लेकिन राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, आइए सुन लेते हैं। देखिए अरे हाथ मत पकड़िए, हाथ छोड़िए आप। अरे राहुल जी बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, अरे बोल रहे हैं। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। तो सुन रहे थे कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है और सच्चाई सच्चाई होती है। उसको कितना भी आप छुपाना चाहें और सच तो सामने आ ही जाता है। यही बात कहते हुए राहुल गांधी मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए, हालांकि यहाँ पर राहुल गांधी को अपनी बात को दोहरानी चाहिए थी, क्योंकि आईटी सेल कल से उनके 16 सेकेंड के पार्ट को दिखा रहा है। 9 सेकेंड मतलब ये वैसे ही है जैसे आलू से सोना बनाने वाली बात काट करके दिखाई गई। आईटी सेल के लोगों ने बढ़िया काम किया है, लेकिन वो पच नहीं पा रहा है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने ओरिजिनल वीडियो वहां रखना शुरू कर दिया। अब ये 2014 या 12 नहीं है जहां आप नरेंद्र मोदी के कहे हुए वक्तव्य कि आलू को यहां से डालो वहां सोना निकालो, और उस वक्तव्य को अगर राहुल गांधी दोहरा रहे हैं तो उसको आप इतना चलाओ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो यही सोचती है कि अरे राहुल गांधी इतना बड़ा मूर्ख है कि जो ये ऐसा कह रहा है। और लेकिन अब ये बात यहाँ पर शायद जन जन तक उस हिसाब से नहीं पहुँचा पाएंगे बीजेपी वाले, नहीं पहुंचा पाए राजीव जी। और हुआ ये कि राहुल गांधी जिस समय बोल रहे थे उसी समय उनकी वो क्लिप जो थी वो इधर से वायरल हो गई, यानी कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से वायरल हो गई, जिसमें वो प्रधानमंत्री को साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं आप हिंदू नहीं हैं और आप हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि आप हिंसा नफरत में विश्वास करते हैं। ये इधर से वायरल हो गई और जब तक आईटी सेल वो 9 सेकंड की क्लिप काटता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी सच्चाई जो थी वो उससे पहले ही पहुंच चुकी थी, चूंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी उठ करके खड़े हुए थे उसी समय लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से चुस्त करेगी। मुझे लगता है कि राजीव जी कांग्रेस की जो सोशल मीडिया की इस समय टीम है वो बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है। मतलब उसने पहले ही नरेंद्र मोदी जैसी बोलने के लिए खड़े हुए उसी समय वो काट के राहुल गांधी का था वो वायरल हो गया कुछ ज़बरदस्त तरीके से। भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल था वो तो 1 घंटे के बाद जाकर के वो 9 सेकंड की क्लिप काट पाया, और 9 सेकंड की क्लिप काटने में भी उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ से क्या क्या कतरने चलानी है। लेकिन इधर से तो वायरल हो गया, तो संदेश लोगों के पास जो चला गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी बात तो सही कह रहे हैं। भाई राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म जो है वो अहिंसा नहीं हिंसा नहीं सिखाता, हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, ये सारी बातें लोगों पे चली गई। और शिव जी की जब वो बाबा तस्वीर दिखा रहे थे उनको ब्लैकआउट किया जा रहा था शिव जी की तस्वीर को लेकर के, और जब वो पूछ रहे थे कि क्या शिव जी की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती है, ये भी चला गया कि नरेंद्र मोदी जिस सदन में प्रधानमंत्री हैं उस सदन में आप शिव जी की तस्वीर नहीं दिखा सकते। तो कितना हिंदू विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर भरा हुआ राजीव जी, ये भी साबित हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की कितनी विरोधी है और किस तरीके से हिंदुओं का सत्यानाश कर रही है, ये भी साबित हो गया। तो राहुल गांधी जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज तो राहुल गांधी ने दे दिया। भारतीय जनता पार्टी उसकी काटअप नहीं कर पा रही है। उनका जो जाहिर बात है ये 2 रुपये ट्वीट के मिलते हैं उनके दिहाड़ियों को, तो 2 रुपये ट्वीट के लिए वो अपना वो बाबा डाल रहे 9 सेकंड का वीडियो, लेकिन वो जनता के पास वो वीडियो नहीं पहुँचा। जनता के पास वही बात पहुँच रही है जो राहुल गांधी ने वहाँ खड़े होकर के कही कि हिंदू धर्म जो है वो नफरत नहीं सिखाता है, हिंदू धर्म हिंसा नहीं सिखाता है और हिंदू धर्म को मानने वाला कोई नफरत और हिंसा नहीं फैला सकता। ये बात लोगों के बीच पहुंच चुकी है राजीव जी। जी बिल्कुल। और उनके उस मसले को खासकर उस पार्ट को जहां उन्होंने हिंदू धर्म को और बीजेपी या आरएसएस या नरेंद्र मोदी इसके ठेकेदार नहीं हैं ये बताने की जो कोशिश की थी, उस पार्ट को काटकर हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी ज़रा उसको एक बार फिर से सुन लेते हैं। सदन के अंदर जो बात कह रहे थे सुनते हैं ज़रा और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए ज़रा। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की,
डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो यहाँ साफ साफ आप सुन रहे थे कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये कह रहे हैं। जब इन्होंने हिंदू समाज का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी ने इस राहुल गांधी की इस बात को, इस भाषण के इस अंश को वो मोल्ड करने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन साफ वहीं पर इन्होंने टोक दिया राहुल गांधी ने अपने भाषण में कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और कहने का अर्थ ये था राहुल गांधी का कि जो मैं कह रहा हूँ ये इन तीनों के लिए कह रहा हूं, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा हूं। आपकी ठेकेदारी नहीं है, ये हिंदू समाज अलग है और आप हिंदू समाज के नाम पर हिंसा नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे और इसी बात को, इसी पार्ट को काट के हटाया गया। हालांकि इसमें बहुत सारी, ये जितना जो भी बयान है ये सब एक्सपंज कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी की इस बात को रखा गया है, नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य को रखा गया है और उसमें से राहुल गांधी के वक्तव्य को हटा दिया गया है। देखिए, और इसे अब क्या कहूं मैं, क्योंकि अब ये मामला वहाँ का है, लोकसभा का है, ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जो मैसेज है उसमें साफ साफ जहाँ से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक दिन मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। हमारे सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत डराओ मत की बात की। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं कि डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को ज़मीन में गाड़ देते हैं। और यहाँ से वो कहते हैं राहुल गांधी कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा हिंसा और उधर उंगली दिखाते हुए कह रहे हैं नफरत नफरत, असत्य असत्य, ये सब, ये जो पार्ट है। और जो लोग यहाँ से एक्सपंज किया गया, ये देख लीजिए, ये लो एक्सपंज किया गया है। और इसके बाद फिर आप हिंदू हो ही नहीं, ये भी व्यवधान होता है। ये सारे पार्ट को जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, अगर ये इस पार्ट को मैं 1 मिनट में ज़रा ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, येलो, अगर देख पा रहे हों आप, थोड़ा दिखाइए तो नहीं वो ब्लर हो रहा है, ये खैर। तो ये जो येलो पार्ट है वो ब्लर हो रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं, खैर। लेकिन इसमें इसको एक्सपंज किया गया। इसमें मज़ेदार तथ्य है कि जहां नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहते हैं, पहले राहुल गांधी कहते हैं कि महोदय मुझे बोलने दीजिए, व्यवधान होता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, कहते हैं महोदय ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये 2 लाइन कहते हैं। लेकिन यहाँ ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर देख पाए ये हाँ, इसमें जो येलो पार्ट, ये देखिए येलो पार्ट, इस सब को, ये इसको आप पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हैं, इसको यहाँ काटा गया है। ये मैसेज लोकसभा का है और ये पूरा भाषण राहुल गांधी का भाषण है। और इस भाषण को 1 मिनट इसमें
ये पूरा राहुल गांधी का भाषण, राहुल गांधी का भाषण, ये येलो पार्ट ये हटाया गया जो हिंदू वाला पार्ट है। उसके बाद फिर जहाँ येलो पार्ट है इसको हटाया गया है, ये येलो पार्ट ये हटाया गया है, आप देख रहे हैं। और ये सब यहाँ पर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं, ये देख रहे हैं, ये हटाया गया है। तो ये सब पार्ट हटाया गया है। ये राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा अंश जो आप तक हम पहुंचा रहे थे, जिसको हटा दिया गया है। और इसमें वही सब कुछ है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, आप तक बता रहे थे कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो उसमें से भी उस पार्ट को हटाया गया है जिससे राहुल गांधी परेशानियों में पड़ें, फंसें। इसलिए क्योंकि आप अगर इस पूरे पार्ट को हटा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ हस्तक्षेप किया है उसको भी हटाना चाहिए था। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जो उनका सेंटेंस है, बहुत गंभीर मसला है। ये मामला पूरे हिंदू समाज को कहा जा रहा है, ये बहुत गंभीर मसला है। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या कहा जा रहा है, पूरे हिंदू समाज को क्या कहा जा रहा है? ये बात राहुल गांधी ने जो कही है वो बात यहाँ आनी चाहिए, खुल के आनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे मामले जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी का जिक्र आया है, हिंसा नफरत की बात आई है, उन बातों को हटा दिया गया है। चलिए, अब लोकसभा की कार्यवाही है और लोकसभा की कार्यवाही में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको एक्सपंज किया जाता है और वो अमान्य है। जैसे झूठ वर्ड अमान्य है लेकिन असत्य मान्य है, और मिथ्यावाचन मान्य है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका सिनोनिम्स मान्य है और नॉर्मल शब्द कहिए तो अमान्य है, गाली गलौज के अलावा भी। तो प्रधानमंत्री के भी शब्द एक्सपंज किए गए हैं। जब हम देख रहे हैं राज्यसभा में जो उपसभापति इस समय बैठे हुए हैं, इनका जब चुनाव हुआ था तो इनको लेकर के जो कहा था बीके हरिप्रसाद को लेकर के कि बीके हरिप्रसाद बिके नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था, वो एक्सपंज किया गया। फिर तो 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री के शब्द जो हैं वो एक्सपंज किए गए। तो ठीक है, प्रधानमंत्री के भी एक्सपंज होते हैं, राहुल गांधी के भी कर दिए, लेकिन जो एक्सपंज किए गए, जो आपने कहा राजीव जी, बात वही है कि अगर आप एक्सपंज कर रहे हैं तो वो संदर्भ भी फिर प्रधानमंत्री का भी आपको एक्सपंज करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस बात को कह रहे हैं वो एक्सपंज क्यों नहीं हुआ फिर? यानी आप प्रधानमंत्री की बात को आप वहाँ जो सत्य साबित करना चाहते हैं और दूसरे व्यक्ति की जो बात है आप उसको वहाँ से काट के गायब करना चाहते हैं, तो ये एक तरीके से अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बाकी अब ये माननीय जो सभापति हैं उनका अपना डिस्क्रिएशन है, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है कि वो क्या एक्सपंज करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन जनता इस बात को समझिए। और राजीव जी, आज के युग में जब सब चीज़ों की लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो आप कहाँ से इसको एक्सपंज करेंगे? भाई टीवी चैनलों पे जो चल चुका 24/7 जो चल रहा है वो तो चला गया ना, देश की जनता ने देख लिया, सोशल मीडिया पे शेयर हो गया, वो हो गया। अब कहाँ से वो एक्सपंज होगा? तो आप अपने रिकॉर्ड में एक्सपंज कर लीजिए, वो कोई बात नहीं एक्सपंज होने की, लेकिन जनता के पास बात जो थी वो चली गई है, वहाँ से एक्सपंज नहीं हो सकती। और राहुल गांधी यही बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की उसमें से ये सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, पर जनता की जो सच्चाई है उस वहाँ से ये सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती। तो कोई अंतर नहीं है, नरेंद्र मोदी की सभा है उसमें एक्सपंज हो गया, कोई बात नहीं। जनता की जो सभा है वहाँ से ये एक्सपंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो जा चुका। और राजीव जी, इंटरनेट के ज़माने में जो चीज़ एक बार इंटरनेट पे आ गई, आप दुनिया भर की ताकत लगा लीजिए, वो फिर एक्सपंज नहीं हो सकती, वो रहेगी कहीं ना कहीं, और वो जब आप चाहिए 20 साल के बाद 100 साल के बाद वो निकल के आ जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है और ये बातें जो वीडियोज़ हैं वो सब ऑलरेडी इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। आप याद कीजिए जब अदानी अंबानी का मामला आया था और उसको भी एक्सपंज किया गया था, लेकिन वो फ़ोटो आज भी सोशल मीडिया पे वायरल है। आप वहाँ से हटा दें, लोकसभा की कार्रवाई से हटा दें, वो चलिए ठीक है कि 50 साल बाद उन डॉक्यूमेंट्स में वो उसका जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन 50 साल बाद अब सोशल मीडिया का ज़माना चूँकि है वो भी आगे रहेगा डिजिटली हर फॉर्म में, और भी बेहतर फॉर्म में AI का ज़माना आ गया है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, उपलब्ध रहेंगी, तो आप किसी चीज़ को अब हटा नहीं सकते हैं। राजनेताओं को बोलते वक्त ज़रूर अब ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए। आज नरेंद्र मोदी 4 नहीं बल्कि 5 बजे आज नरेंद्र मोदी जो हैं वो देंगे क्या अपना भाषण देंगे, और नरेंद्र मोदी का भाषण भी आज उसका इंतज़ार सबको है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के भाषण के बाद क्या कुछ कहते हैं, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो राहुल गांधी का जो भाषण कल का था वो भाषण पूरे देश भर में देखा जा रहा है, विदेशों में भी खूब चर्चा हुई है, विदेशी अखबारों में भी आज उसकी खूब चर्चा है कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने हिंदू समाज नहीं बल्कि
3 लोगों को कहा कि आप हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी और आरएसएस है। इन दोनों को साफ साफ वहाँ कहा गया है। तो यहाँ और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि स्पीकर के सामने आप झुक जाते, स्पीकर आप झुकते हैं नरेंद्र मोदी के सामने। इस पर भी खूब चर्चा हो रही है कल से। पूरी दुनिया के अखबारों में ये भी छप रहा है कि आपने भी देखा होगा, बीबीसी से लेकर तमाम विदेशी जो मीडिया हाउसेज हैं वो जजीरा से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स तक सब जगह राजीव जी खूब चर्चा है राहुल गांधी की इसकी, और ये बहुत महत्वपूर्ण मसला था। और जिसपे कि एक तरीके से कहा जाए, पहले तो ओम बिरला ने नहले पे दहला मारने की कोशिश की, मेरे संस्कार ऐसे हैं, सभ्यता ऐसी है कि बड़े बुजुर्गों के सामने झुकता हूँ। तो भाई फिर आप तो राजनाथ सिंह के सामने भी झुकना चाहिए अगर उम्र की बात है तो। क्योंकि राजनाथ सिंह भी मोदी जी की लगभग उम्र के बराबर ही, 1 साल मेरे ख्याल से छोटे ही होंगे, 1 साल छोटे होंगे, ज़्यादा छोटे नहीं होंगे। बिरला जी से तो ज़्यादा उम्र के हैं ही कम से कम। तो राजनाथ सिंह जी के सामने भी झुकिए, फिर इसी तरीके से गडकरी जी के सामने भी झुकिए, शिवराज सिंह चौहान के सामने भी झुकिए, फिर उनके सामने तो आप नहीं झुकते। तो ये एक तरीके से जो कहा राहुल गांधी ने, और वो राजीव जी कहा जाए कि वो पिन पॉइंट जो किया राहुल गांधी, मतलब जो निशाने पे तीर लगा, जो राहुल गांधी ने शब्द इस्तेमाल भी किया था वहाँ दूसरे मसले पे कि तीर निशाने पे लगाए, जो आप इतना बिलबिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लोगों का, तो वो लगा एकदम से। और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने राजीव जी जो दहले पे दहला पलट के मारा, मतलब नहले पे दहला, वो देखने लायक था। उनका कि आप सदन के कस्टोडियन, आप सबसे बड़े हैं और आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। इसका जवाब कोई भी जो था वो ओम बिरला साहब के पास नहीं था कि आप सदन में सबसे बड़े हैं कि नहीं। आपकी व्यक्तिगत हैसियत है, ठीक है, आप बंद कमरे में हो तो आप मोदी जी के पैर छूइए, कुछ भी कीजिए, वो आपका अपना व्यक्तिगत मसला है। लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठे हैं, सदन की कुर्सी पे बैठे हैं, उस समय आप जो है सबसे बड़े हैं, चूँकि आप सदन के कस्टोडियन हैं। और सदन में चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे महुआ मोहता है, कोई वो सब सदस्य राजीव जी, सबकी स्थिति लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बराबर की है, सब सदस्य हैं। केवल उनके ऊपर जो है वो रेफरी की भूमिका में, न्यायाधीश की भूमिका में सभापति है, तो उसकी भूमिका सबसे ऊपर है, इसीलिए उसकी कुर्सी सदस्यों से ऊपर भी है राजीव जी। तो ये जो अखिलेश यादव ने उसमें तंज भी किया था कि मैं जिस सदन से छोड़ के आया हूँ उसमें कुर्सी बहुत मतलब ऊंची, तो ये ऊंची कुर्सी का जो तंज किया था। तो मुझे लगता है कि ओम बिरला, हालांकि कल राजीव जी ओम बिरला साहब ने बहुत कायदे के साथ लोकसभा चलाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल लगा जैसे कि वास्तव में स्पीकर की तरीके से बात कर रहे हैं, हालांकि वो जाहिर बात है कि जो उनको बचाव करना था वो बचाव किया उन्होंने, लेकिन वो कायदे में मतलब एक तरीके से जो होना चाहिए उस तरीके से बचाव किया उन्होंने। वो राजनीतिक उनकी जो पक्षधारी है वो तो दिखाई पड़ रही थी, पक्षधरता जो थी वो दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वो फिर भी मतलब जो पहले वाला जो था जिनको चुन करके आए थे कि बैठ जाओ चुप हो, वो चीज़ें कम देखने को मिली। अब ये समझ में नहीं आया राजीव जी, ये जो उनकी पहले दिन जो ट्रोलिंग हो गई जिस तरीके से, उसका परिणाम था या वास्तव में वो जो इस सदन को इस तरीके से चलाना चाहते हैं, ये उनकी अपनी भावना है, ये है वो, तो वही जानेंगे। उनकी मन की बात तो हम नहीं समझ सकते राजीव जी, लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने जो हमले किए और खासतौर से ओम बिरला साहब को लेकर के, और फिर उसके बाद जो दिखाया कि साहब देखिए मेरा माइक बंद कर दिया था। और राजीव बड़े मजे की बात हुई, मतलब राहुल गांधी ने वो स्विच पकड़ लिया है कि वो कहाँ से बंद होता है, डिकोड कर दिया उसको। उनका कि देखिए साहब मुझको हटा दिया गया वहाँ से उनका, और जैसी कैमरा है उनका देखिए अब ये फिर गायब हो गया, जैसे दिखाया शिव जी का फोटो फिर गायब हो गया, उनका देखिए फिर गायब हो गया, और ये राजीव जी कैद हो गया, ये खूब वायरल हो रहा है। तो ये इसका मतलब राहुल गांधी ने ये डिकोड कर लिया कि ये कहाँ से जो है कैमरा बंद होता है, कहाँ से माइक बंद होता है, इसको डिकोड कर लिया। और ओम बिरला साहब की उस समय राजीव जी चेहरा देखने लायक था, जिस समय राहुल गांधी ये कह रहे थे, मालूम पड़ रहा था घरों पानी पड़ गया है, और ये समझ में आ रहा था उनकी बेचारगी लाचारगी जो है वो। जरा देख लेते हैं, जरा मैं कहूँगा अपनी टीम से वो जो कैमरा ऑफ वाला जो वीडियो है जरा जरूर लेके आइए स्क्रीन पे। कैमरा ऑफ करते समय राहुल गांधी जो अपनी बात कह रहे थे, जरा उस वीडियो को अगर दिखा सकते हैं तो कैमरा ऑफ, जरा उसको ले आइए स्क्रीन पर। शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य, ये देखो। शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य, ये देखो। तो
तो ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर राहुल गांधी साफ साफ डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, बताते हुए, दिखाते हुए आसंदी पर विराजमान हैं ओम बिरला, और उनको दिखाते हुए कि देखिए अभी वो पोस्टर उठाते हैं, वो शिव जी की तस्वीर दिखाते हैं और कैमरा हटा लिया जाता है, और सामने चूंकि दोनों तरफ बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं और उस स्क्रीन पर राहुल गांधी नहीं दिखते हैं। वो बताते हैं कि देखिए कैमरा ऑफ हो गया, और उसके बाद अब वो सफाई देते हैं ओम बिरला की देखिए आप लोग ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, स्विच हमारे पास नहीं है, स्विच ऑफ करने की बात आप कहते हैं, कैमरा ऑफ करने की बात करते हैं, ये सब कुछ ऐसा नहीं। लेकिन आखिर कौन कर रहा है? पीसीआर में है कौन, और पीसीआर का कंट्रोलर कौन है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये बात तो बतानी होगी। ये आप याद कीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का कार्यकाल, यूपीए की सरकार 2 टेलीविजन चैनल लेके आती है, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी। उसके बाद उससे पूरी देश की जनता को ये बताने के लिए कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कैसी होती है, उसमें कौन क्या कह रहा है, उसमें कहीं मतलब टोटल ऑथेंटिक चीजें जाए, छन छन के न जाए, सीधा प्रसारण हो, ये सारी चीजें करने के लिए इन दोनों चैनलों को लाया गया। और उस समय मीरा कुमार थी, आप याद कीजिए। उसके बाद और उसका राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति बनाए गए। लेकिन इसके बाद क्या होता है? बाद में यही होता है कि एक टीवी बनाया जाता है, दोनों चैनल को मिलाकर एक संसद चैनल बनाया जाता है, और संसद चैनल का सूरत हाल ये है कि वहाँ पर पता नहीं कौन वहाँ का डायरेक्टर बैठा हुआ है, और ये एक शोध का विषय है। आज के पत्रकारिता के छात्रों को, नए छात्रों को ये शोध करना चाहिए कि संसद भवन का डायरेक्टर और संसद टीवी का डायरेक्टर कौन है, जो जब चाहे तब माइक ऑफ करवा देता है, जो जब चाहे तब कैमरा ऑफ करवा देता है, और जब चाहे तब एक ही जगह फोकस रखता है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी की तस्वीर पर भी फोकस करते हुए नजर आया कैमरा। जब वो कह रहे हैं तो अपने टेबल पे जो तस्वीरें रखे हैं, भगवान की तस्वीरें रखी हुई हैं, उन तस्वीरों पर फोकस करते हुए, आखिर कौन कह रहा है कि वहां फोकस करो, कहां रखा है, ये बताने दिखाने की क्या जरूरत है? वहां बहुत सारी चीजें हैं दिखाने की, वो आप नहीं दिखा रहे हैं। मतलब वहां टोटली घोर, अब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, नहीं करना चाहता, लेकिन उसका पूरा का पूरा वहां मकर जाल जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए राजीव जी, हम लोग भी जैसे संसद टीवी, उसी तरीके से हम लोग भी एक टीवी हैं, और हम लोग भी जब कुछ दिखाना होता है तो हमारे यहाँ भी एक कमांड दी जाती है कि अब क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। जैसे आपने हमारे प्रोडक्शन टीम को कमांड दी कि भाई वो टीवी अगर आप दिखा सकते हैं वो दिखाइए, ये आपने यहाँ से बोल के कमांड दी। हमारे जो प्रोड्यूसर, हम तो सब ऑन एयर बोलते हैं ना, वहाँ गुपचुप तरीके से कौन बोलता है? हाँ, तो यही है कि जब हम यहाँ से कमांड दे रहे हैं राजीव जी, तो हमारी कमांड चल रही है, तो हमारे यहाँ टीवी पे जो कुछ आ रहा है, इसी तरीके से वहाँ भी कोई कमांड देता है, तो वो कमांड कौन दे रहा है? इसका मतलब वो व्यक्ति क्या जो लोकसभा के स्पीकर उनसे ऊपर हो गया है, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई जो, राहुल गांधी तो कह रहे थे कि आप पीएम से भी ऊपर हैं सदन में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पीएम से भी ऊपर है, निश्चित तौर पर राजीव जी पीएम से ऊपर है। मैंने जैसे कहा कि सदन के अंदर, फिर लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर हर सदस्य जो बराबर है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, कुछ भी हो, मतलब सदन के अंदर सारे सदस्य बराबर हैं। केवल जो सदन का अध्यक्ष है वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है, और उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं सदन के अध्यक्ष को, जो कि ओम बिरला साहब को भी प्राप्त हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तो एक चिंता का विषय होना चाहिए। इस पर ओम बिरला साहब को या जगदीप धनखड़ साहब को इस पर कमेटी बैठानी चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर उनके अधिकारों का कौन जो हनन कर रहा है, उनके अधिकारों पर कैची कौन चला रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति इस लोकसभा राज्यसभा के अंदर हो गया कि जो सभापति के आदेशों की अवहेलना कर रहा है और बिना उनके कहे हुए ये कैसी चला रहा है? अगर इनके तरफ से आदेश नहीं दिया, और ओम बिरला साहब के भावभंगा से साफ लग रहा था कि उन्होंने नहीं दिया होगा कि भाई ये दिखाओ या मत दिखाओ, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जैसी कहा कि जब तक ये चला जाएगा, वो चला गया। ओम बिरला साहब सामने बैठे हुए, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब राजीव जी, उनके हाथों में कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति और है जो पीछे से कुछ कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अब दायित्व जो है वो स्पीकर महोदय का है कि वो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करें जो ये गड़बड़ कर रहा है। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्पीकर अगर चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्ष हो, तो ये बात सामने आनी चाहिए कि आखिर कंट्रोलर कौन है, इनके पीसीआर का हेड कौन है, जो डायरेक्शन देता है कि विपक्षी नेताओं को ज़्यादा मत दिखाओ, जो डायरेक्शन देता है कि राहुल गांधी जब तस्वीरें दिखा रहे हैं तो तुरंत कैमरा अलग कर दो, जो डायरेक्शन देता है कि किन किन शब्दों के
समय कि किस किस वाक्य को बोलते समय वहां से कैमरा हटाना है, माइक ऑफ करना है। अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्विच नहीं है माइक की, तो आखिर किसके पास ये स्विच है, ये बताने की ज़रूरत है। इस बीच आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी होना है और उस भाषण का इंतज़ार सबको है, क्योंकि राहुल गांधी के भाषण के बाद अब सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनना है। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले आज अखिलेश यादव ने अपना भाषण दिया है और राहुल गांधी का भाषण कल से बहुत चर्चा में है। और उस भाषण में खासकर हिंदुओं के ऊपर नहीं, बल्कि हिंदू अहिंसक होता है, हिंदू हिंसा नहीं फैलाता, हिंदू नफरत नहीं फैलाता, हिंदू मार काट नहीं करता, ये सारी बातें कहते हुए कल राहुल गांधी, लेकिन साथ साथ ये कह रहे हैं कि आप हिंदू हो ही नहीं सकते क्योंकि आप हमेशा नफरत और हिंसा की बात करते हैं। ये कह रहे थे राहुल गांधी। और सदन में सत्ता पक्ष में मौजूद बीजेपी और बीजेपी के मुखिया, वहां पर सदन के मुखिया नरेंद्र मोदी के लिए, आरएसएस के लिए ये बात खुलकर उन्होंने कही, लेकिन उन शब्दों को, उन बातों को सदन की कार्यवाही से स्पंज कर दिया गया है। स्पंज का मतलब दोस्तों, आप लोग जो नहीं जानते हैं, आप लोगों को बता दूं, अंग्रेजी का हिंदी तो आप जानते होंगे, लेकिन कार्यवाही में होता क्या है कि कोई भी नेता खड़े होकर, सदन का सदस्य जो भाषण देता है, उस भाषण को वहां शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है और उसके बाद वो भाषण उस टीम के पास जाता है, जो लोकसभा स्पीकर की टीम है उसके पास जाता है। फिर उसमें से किन किन शब्दों को अमर्यादित घोषित किया जाता है, उन शब्दों को, उन स्टेंजा को या उन लाइनों को हटाया जाता है। और इसमें ये सारे शब्द जिसको राहुल गांधी हिंदू और अहिंसा और नफरत की बात कर रहे थे, इन सारी बातों को हटा दिया गया है। रात के 1:30 बजे की घटना है और ये नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन राहुल गांधी के भाषण को हमेशा ज्यादा से ज्यादा काटा छांटा जाता है। राहुल गांधी ने इसलिए यहां कहा, आज अपनी बात रखी कि मुझे जो कहना था हमने कह दिया, अब सरकार जाने, लेकिन मैंने जो कहा है मैं अपनी बातों पर अडिग हूं, टिका हुआ हूं, ये राहुल गांधी कह रहे थे। तो राहुल गांधी की बात। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं दूसरा मामला अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि 80 की 80 सीटें भी अगर मैं जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। राहुल गांधी की तीसरी बात जो है आज दुनिया के अखबारों में चल रही है वो ये है कि राहुल गांधी ने कल कहा था, स्पीकर महोदय आप इस सदन के सबसे ऊपर हैं, आपको आपकी आसन दी, आपकी कुर्सी भी ऊंची है और आपको किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। जैसे आप मेरे आगे नहीं झुके, लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे झुके, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। दो कैरेक्टर सब में है, मेरे में भी। वो अपने आप को भी कह रहे थे कि मैं एक राहुल गांधी हूँ, दूसरा कैरेक्टर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के हिसाब से मैं यहाँ पे हूँ, राहुल गांधी के हिसाब से नहीं हूँ। इसी ढंग से आप भी यहाँ पर हैं तो आप ओम बिरला के लिहाज से नहीं है, बल्कि आप ओम बिरला जो यहां सदन का मुखिया है, यानी जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है लोकसभा का, उस हिसाब से आप हैं। तो अध्यक्ष सबसे बड़ा है, वो प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी से भी बड़ा है, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी सदन के नेता सदन तो हैं लेकिन सांसद भी हैं। उस लिहाज से वहां पर वो प्रधानमंत्री के लिहाज से नहीं बैठते हैं, बल्कि नेता सदन के लिहाज से बैठते हैं और वो उनके आगे भी नहीं झुकना चाहिए आपको। ये झुकने और नहीं झुकने वाली बात पर उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की ओम बिरला ने, लेकिन उस बात को भी राहुल गांधी ने बहुत सलीके से खारिज कर दिया और अपनी बात वहां उन्होंने रखी। तो इन सब की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन हिंदू वाले बयान पर हंगामा हो रहा है और हंगामा बीजेपी के लोग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये इसे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। हिंदू वोट बैंक जो छिटका है, उस हिंदू वोट बैंक को यहां पर फिर से गेन करने की कोशिश। आप लोगों को बता दूं कि पिछले दिनों जब अभी जो चुनाव बीता है उसमें हिंदुओं का भी एक बड़ा वर्ग जो छिटक गया है बीजेपी से, उसको अपने खेमे में लाने की कोशिश करते हुए बीजेपी के लोग, और उनको लग रहा है कि एक मसाला मिल गया, एक ऐसी बात मिल गई जहां से शायद कुछ फायदा मिल सके, हिंदू भावनाओं के साथ कुछ न कुछ खेला जा सके और उससे कुछ गेन किया जा सके। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बहुत कुछ अभी आने वाले समय में हो सकता है। एक कमेंट और लेना चाहूँगा आपसे। और राहुल गांधी की हिंदू वाली बात हो, चाहे राहुल गांधी की ओम बिरला पर टिप्पणी हो, राहुल गांधी की और तमाम अग्निवीर के मामले पे, नीट के मामले पे, महिलाओं के मामले पे, मणिपुर के मामले पे, जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का
का मामला हो, इन मसलों पे बातें हों, किसानों का है, एमएसपी की बात हो। जब एमएसपी का जिक्र आया तो वहाँ पर खड़े हुए शिवराज सिंह चौहान जो आज की तारीख में कृषि मंत्री हैं, वो खड़े हुए, उन्होंने जो अपनी बात रखी कि एमएसपी हम दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा लीगल गारंटी नहीं है। ये सारी बातें यहाँ राहुल गांधी 1.5 घंटे के भाषण में व्यवधान के साथ, पूरा अगर जोड़ लिया जाए तो 2 घंटे का भाषण, लेकिन राहुल गांधी का पूरा 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का भाषण, बहुत ही शानदार भाषण कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फंसते हुए जो बीजेपी है, और इसके बाद अब क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी इस फंसी हुई नैया को बाहर निकाल पाएंगे? क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले इन लोगों की बैठक भी हुई है, एनडीए गठबंधन की बैठक हुई है, और एनडीए में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद की जो प्रक्रिया है और उसमें जो उस प्रक्रिया का हम लोगों को पालन करना होगा। अपने लोगों को वो समझाते हुए नजर आए हैं नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कहेंगे? क्या यहाँ से आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी उस डूबती हुई नैया को पार लगाने की कोशिश करते हुए नजर तो आएंगे, लेकिन पार लगाते हुए दिखाई देते हैं आपको? देखिए राजीव जी, अगर नरेंद्र मोदी समझदार राजनीतिज्ञ होंगे तो मुझे लगता है कि विवाद से आज बचना चाहेंगे और अपनी बात कायदे से रख के निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, मुझको लगता है राजीव जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चोट खाकर भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाकर भी अभी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। उसके हिंदुत्व के एजेंडे को किस तरीके से जनता ने नकारा है और असली मुद्दे थे वो किस तरीके से सतह पे आए हैं और किस तरीके से लोगों ने संविधान बचाने के लिए मतदान किया, ये भारतीय जनता पार्टी अभी समझने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि फिर वही वो हिंदुत्व का मुद्दा जो है उठा करके और फिर जो कुछ लाभ लेना चाहेगी उसे, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है, चूँकि लोग अच्छे तरीके से इसको राजीव जी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की असली राजनीति क्या है और असली रणनीति क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी आएंगे शाम को 5 बजे बोलने के लिए, तो वही वो रटी रटाई हिंदू और इस पर सब बातें करेंगे अपने लोगों की। तब वो कह जरूर रहे हैं कि हमको पालन करना है उसका। ये बातें तो नरेंद्र मोदी बहुत सारी करते हैं, लेकिन जो बातें नरेंद्र मोदी करते हैं इसका मतलब कि वो उल्टा संदेश देते हैं, ये भी समझना चाहिए। तो उन्होंने अपने लोगों को संदेश दिया है कि सदन की सारी मर्यादाएं जो है वो आज तोड़नी है। अब ये संदेश सही से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, राजीव जी ये देखना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। बहरहाल ये उनका मसला है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेकिन राजीव जी ये मसला पूरी तरीके से पहुंच गया। और जो ये राजा हैं तमिलनाडु से जो आते हैं, कल उनका भी एक राजीव जी भाषण हुआ बाद में, और उन्होंने खड़े होकर कहा उनका कि मैं दलित हूँ और तमिलनाडु से आता हूँ, मेरे पूर्वजों को काम करने के लिए श्रीलंका जाना पड़ा चूँकि यह हमारे पास नहीं था। लेकिन आज मैं राहुल गांधी के बगल में खड़ा हूँ और नरेंद्र मोदी के खिलाफत में विरोध में खड़ा हूँ, चूँकि मुझको जो भी कुछ मिला है वो इस संविधान ने दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार और इस संविधान की वजह से जो है मुझको मिला है। तो यानी ये संदेश राजीव जी चला गया है कि संविधान बचाने की लड़ाई कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व जो है वो किस तरीके से संविधान के खिलाफ है और हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये भी संदेश जो राहुल गांधी देना चाहते थे वो अच्छी तरीके से चला गया है और ये संदेश को अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, इस संदेश को मिटा नहीं पाएगी राजीव जी, मुझको ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने एनडीए की जो बैठक आज ली है उसमें कहा है, सूत्रों के हिसाब से जो खबरें बाहर आ रही हैं उसमें कहा है नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की जो बैठक हुई, एनडीए संसदीय दल की बैठक जो हुई है उसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसका नाम है और ये इसको लीड करती है बीजेपी, और नरेंद्र मोदी को अचानक ये तब याद आया था ये अलायंस जब इंडिया गठबंधन बना और उसके बाद उनको क्या पता था कि 240 पे सिमट जाएंगे और उन्हीं के सहारे वो सरकार में रहेंगे। वो तो कहिए राजीव सही समय पर सद्बुद्धि आ गई कि बुला ली इस समय भी बैठक, चाहे भले ही इंडिया गठबंधन के विरोध में बुलाई, वरना तो अब दोबारा बनाना पड़ता गठबंधन को ही जाकर के, फिर मिन्नतें करनी पड़ती भाई तुम भी साथ आ जाओ तुम भी साथ आ जाओ। तो और हो सकता है ये नौबत ही ना आती अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं आते और चंद्रबाबू नायडू साथ में उस गठबंधन में नहीं आते, नहीं बनता गठबंधन, तो आज पता नहीं क्या स्थिति होती। तो सही समय पर जो कहा जाए कि वो सद्बुद्धि थोड़ी सी आ गई तो अच्छी बात है भाई, आपने उस समय बात करना शुरू कर दी गठबंधन की। हालांकि पूरे चुनाव में एनडीए की बात नहीं है, पूरे चुनाव में भारतीय मोदी की गारंटी की बात की। आज कहीं उस मोदी की गारंटी की राजीव जी अब कोई हवा निकल चुकी, अब कोई गारंटी नहीं दी जा रही कि मोदी की क्या गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने क्लास ली है, क्लास जैसे बच्चों की लेते हैं वो क्या बोलते हैं किसकी पाठशाला, कुछ परीक्षा पे चर्चा। हाँ, तो यहाँ पर भी एक परीक्षा है सदन के अंदर। एक और खबर है, बड़ी खबर ये है कि हाई कोर्ट में जो यूपी सरकार की तरफ से शायद कहा गया है कि वो जो PCSJ की परीक्षा होती है उसमें 50 कॉपियां बदली गई हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं।
हाई कोर्ट में स्वीकार किया गया। तो यानी जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि पेपर लीक क्यों कराए जाते हैं और नौकरियां क्यों नहीं दी जाती हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उन्होंने कहा कि उसके पीछे कारण यह है कि अगर आप नौकरियां देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा, तो आरक्षण नहीं देना पड़े तो नौकरियां नहीं दी जा रही हैं और इसका मतलब इसीलिए पेपर भी लीक भी कराए जा रहे हैं कि वो पद भरे ना जा सकें। तो ये बड़ा संदेश राजीव जी चला गया है। कल राहुल गांधी ने जिस बात को कहा और आज अखिलेश यादव ने जिस बात को जिन तरीके से कहा, ये संदेश पहुंच गया है कि नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं, इसके पीछे असली मकसद क्या है। तो इसको हिंदुत्व के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता राजीव जी, क्योंकि ये रोजी रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा है संसदीय दल संसद से बेहतर सीखने की कोई जगह नहीं है। यानी संसदीय दल को कहा है कि संसद से बेहतर सीखने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए आपको जितना हो सके उतना सीखना चाहिए। नए संसद को सभी प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में जाना चाहिए, नए सांसद को सभी प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में जाना चाहिए। कई दशकों तक एक परिवार ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा किया, लेकिन हमने सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया। आपको वहां जाकर सभी प्रधानमंत्रियों के शानदार सफर के बारे में जानना चाहिए और उनके अनुभवों को सीखना चाहिए। वहां महाशय की तस्वीर भी लगी हुई है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है। शायद वही दिखाना चाहते हैं कि वहां जाइए, देखिए हमारी तस्वीर भी, मेरी तस्वीर भी है और उससे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये शायद कहते हुए नजर आ रहे होंगे या कहना चाह रहे होंगे नरेंद्र मोदी। और ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ से अब तैयारी होगी। और दूसरी बात यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू के बाद कई प्रधानमंत्री रहे, कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ रिमोट से चले, कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से आए तो कुछ रिमोट से चले। उनको ये बेचैनी है कि नेहरू के बाद 3 बार लगातार जीतने का काम वो तो नहीं कर पाए, लेकिन एक चाय वाले ने कैसे कर लिया, उनकी ये छटपटाहट भी दिख रही है। अब ये अपने आप को नेहरू से ऊपर रखने की कोशिश नरेंद्र मोदी की और वही बार बार, और आज ये सारी बातें हम सुनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि रिमोट से चलते थे, क्योंकि उन्हीं को कहा जाता था कि उनका रिमोट नागपुर में रहता है, आरएसएस उनको संचालित करता है। और मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि नागपुर उनको संचालित नहीं कर पा रहा है, ये मोदी जी हम नागपुर को संचालित कर रहे हैं। तो ये मतलब नागपुर पे, आरएसएस पे और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों पे हमला मोदी जी कर रहे हैं। ये क्या तमाशा राजीव जी, इसको समझना पड़ेगा। मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि किसके लिए कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कह रहे हैं क्या कि वो रिमोट से चलते थे, क्योंकि उन्हीं के बारे में है ये चर्चा कि उनका रिमोट जो है वो नागपुर से चलता था। और लोकसभा में राजीव जब वो प्रधानमंत्री थे तब विपक्षी बात करता था कि आपका रिमोट तो नागपुर से, आप वहाँ से संचालित होते हैं, ये बातें कही जाती थी। और ये भी कहा जाता था कि आप तो मतलब प्रधानमंत्री हैं, शैडो प्राइम मिनिस्टर है, असली प्राइम मिनिस्टर तो लालकृष्ण आडवाणी है, वो सरकार को चलाते हैं। इस तरह की बातें सदन में होती थी राजीव जी। जिन लोगों ने उस समय की सदन की कार्रवाई देखी है, क्योंकि उस समय तो सीधी कार्रवाई आती थी तमाम चैनल्स पर, तो लोग देखते हैं, उसको जानते होंगे कि किस तरीके से वहाँ ये सारी चीज़ें होती थी। तो नरेंद्र मोदी ये जो बात कह रहे हैं, इसका मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं तो इसको स्पष्ट करना चाहिए वो किसके लिए कह रहे हैं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बहुत कुछ आज होना बाकी है और अभी इस ब्रेकिंग न्यूज में आप तक हम पहुंचा रहे थे कि अखिलेश यादव ने भाषण दिया, उस भाषण से क्या कुछ निकल के आ रहा है। नरेंद्र मोदी का आज भाषण होना है शाम को 5 बजे और उससे पहले राहुल गांधी के कल के भाषण की खूब प्रतिक्रिया चल रही है। राहुल गांधी के भाषण के उन तमाम हिस्सों को जहां उन्होंने हिंदू और उससे रिलेटेड शब्दों का इस्तेमाल किया, सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया, उसको एक्सपंज कर दिया गया है, सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। और इसके बाद अब आगे जो कुछ होगा हम आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं अब विराम देने की अनुमति चाहूंगा और हमारे दूसरे स्ट्रीम में आप सीधे सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं, उसको देखते रहिए। और मुझे और अमलेंदु जी को दीजिए इजाजत और 2 बजे से हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। नजर और नजरिया 4 बजे देखिए, 2 बजे खरी खरी देखिए और उससे पहले और उसके बाद भी, उस बीच भी बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकर आएंगे। अभी थोड़े पल के लिए आपसे विदा चाहता हूं और फिर मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।